हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पल पल नतीजों की अपडेट, रुझानों के अपडेट से हम आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि रुझान जो है इस बार चौंकाने वाले हैं। 5 राज्यों के रुझान में 4 में बीजेपी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। यूपी में रुझान की बात करें तो बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को 48, कांग्रेस 18, पंजाब में कांग्रेस के पास 18 है, लेकिन आप 92 सीटों से आगे चल रही है। ये एक बड़ा बदलाव। गोवा में बीजेपी के पास 19, कांग्रेस 12 सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 267 सीटों पर रुझान मिलते दिख रहे हैं, और इसके बाद उत्तराखंड में 48, कांग्रेस के पास 18 सीटों पर आगे चल रही है। मणिपुर में बीजेपी के पास 32 और कांग्रेस 5 पर चल रही है। तो ये रुझान बता रहे हैं कि तमाम समीकरण, तमाम दावे, वादे, सब पर जनता ने बहुत सोच समझकर मोहर लगाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये समझा जाता है कि एक सरकार दोबारा रिपीट नहीं करती, एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, ये सारी चीजें किनारे हो गई। कहीं ना कहीं इस बार तमाम रिकॉर्ड टूटे और ये इतिहास रच रहा है योगी आदित्यनाथ दोबारा लौटकर। तो वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में जिस तरीके से ये चल रहा था कि कांग्रेस शायद यहाँ पर बहुत पुख्ता स्थिति में रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ही आगे चल रही है। कुल जमाजोड़ ये देखा जाए तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 पर बीजेपी और 1 यानी कि पंजाब, वहां पर तो तस्वीर ही उलट गई राजनीति की। वहां की जनता ने अपने लिए आपको चुन लिया। अब आपको चुनने के पीछे ये तर्क आपके कार्यकर्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने दिया कि दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, खास करके कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम जो सेहत की सुविधाएं दी, उसको चूंकि पंजाब करीबी राज्य है उसने देखा, और इससे प्रभावित होकर वहां की जनता ने आपको अपने लिए चुना है। ये आपके कार्यकर्ताओं का या आपके प्रवक्ताओं का कहना है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और इन सब चीजों की जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे, जो वहां पर मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे, जो राजनीति का संतोष नेताओं के बीच में देखने को आ रहा था, क्या इन सब चीजों से जनता ने किनारा किया, बड़े दिग्गजों को हरा दिया और आपके उम्मीदवारों को जिताया है? तो ये तमाम पहलू है जिस पर अगले आधे घंटे हम अपने पत्रकारों से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो राजनीति है, आखिर ये जो नतीजे हैं, वो राजनीति को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो यूपी चुनाव का असर देखिए, भोपाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसे में जश्न की तस्वीर है। जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है वहां पर खुशी का माहौल है, क्योंकि 5 राज्यों में 4 पे अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है और कार्यकर्ता काफी जश्न में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है। हालांकि होली को 7 दिन का वक्त है, लेकिन दीपावली मनाते, पटाखे चलाते लोग सड़कों पर नजर आए। तो जीत का जश्न तो मनाया जाता है, लेकिन अगर नतीजे डिस्टिंक्शन के साथ किसी पार्टी के पास आ जाए तो स्वाभाविक है कि जश्न मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, क्योंकि बीजेपी को ये समझा जाता है कि वो बूथ स्तर तक जाकर, ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर एक एक वोटर्स को साधने की कोशिश करती है। ना हो जाए और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और 5 राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very, very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the 5 election going states. In democracy, the decision of people is the ultimate
तो इन नतीजों के मायने को समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी नतीजे किसी एक दिन का परिणाम नहीं होते हैं। उसके पीछे एक लंबी सोच जनता की होती है जो गहराई तक पैठ करती है। हमारे तमाम पत्रकार जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ब्यूरो हेड है लखनऊ के विजय दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईबीसी के। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं मुझे विजय जी? जी नमस्कार। और दिनेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और संजय शर्मा है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, इनपुट एडिटर हैं हमारे आईबीसी 24 के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही के माध्यम से करना चाहूंगी, क्योंकि संजय जी, जैसा अब तक कुछ देर पहले मैंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव थे। इस बार ये समझा जा रहा था कि तमाम जो समीकरण है वो बदलेंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में सरकार के प्रयासों को, सरकार के सपोर्ट को जनता ने देखा, किसानों के आंदोलन को देखा, बहुत सारे मुद्दे रोजगार से जुड़े हुए दिखे, मजदूरों के पलायन से जुड़े हुए दिखे। मतलब ये जो 2 साल थे, जमीनी स्तर पर जनता ने सरकार के प्रयासों को देखा। क्या समझा जाए इन 5 राज्यों में 4 अगर बीजेपी के खाते में जाते हैं, एक नई पार्टी के साथ पंजाब जैसा राज्य शुरू कर रहा है अपने आप को, तो क्या मायने हैं इन नतीजों के? देखिए ज्योति, ये जो नतीजे हैं इसकी संभावना पहले ही जताई जा चुकी थी। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव इसको पचा नहीं पा रहे थे। अभी आपने देखा सुरजेवाला का बयान हम लोगों ने सुना, उन्होंने जो कहा कांग्रेस पार्टी अब एक नए बदलाव के साथ, शब्द उनका यही था, बदलाव के साथ वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम लोग उम्मीद करें कि अब कांग्रेस में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरह से अखिलेश ये स्वीकार नहीं रहे थे कि वो हार रहे हैं, वो ईवीएम और ये और वो कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने चुपचाप स्वीकार लिया है। जो नतीजे आए हैं उसको उन्होंने स्वीकार लिया और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो अखिलेश कह रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस वो उस तरह से टाल मटोल करके अपने हार को छुपाने के मूड में नहीं है, बल्कि वो स्वीकार रही। अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि वो आगे कुछ बेहतर कर पाएगी। अब रहा सवाल ये 4 राज्यों के नतीजे। देखिए, सरकारों ने जो काम किया चारों राज्यों में, वो दिख रहा है कि जनता के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई जैसा विपक्ष ने फैलाया। जिस तरह की चीज़ें विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा था, जो बातें हो रही थी, उनका कहीं कोई असर नहीं हुआ। और विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति खेली, आप देखिए कि ये जो नतीजे हैं, ये सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2022 के नतीजे हैं, हम ये कहेंगे कि ये 2024 में भारत की दिशा भी तय करने वाले नतीजे हैं ये। और आने वाले लोकसभा चुनाव में देखिएगा कि यही नतीजे लगभग दिखेंगे। और ये सबको समझ में आ रहा है कि भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और वो दिशा किसने तय की? ये विपक्षी दलों ने तय की है ये दिशा। तो इन विपक्षी दलों को भी अब अपने एजेंडे को सोचना पड़ेगा कि वो किस एजेंडे पे चल रहे थे। वो एजेंडा इन्हें जीत नहीं दिला सकता। उनको अब एक तरह से कहना चाहिए कि राजनीति में अपनी दिशा बदल के कुछ दूसरे ढंग से, दूसरी तैयारी के साथ आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम बदलेंगे, तो ऐसे ही बाकी विपक्ष भी बदल जाए तो शायद हम बेहतर कुछ देख पाएंगे भारत की राजनीति में। बिल्कुल, काफी अहम बात संजय जी आपने कही, क्योंकि विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जिस दौरान चुनाव प्रचार होता है। विजय दीक्षित जी के पास में चलूंगी। विजय जी, चूंकि लखनऊ में आप हैं और तमाम यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, इतिहास कहते हैं अपने आप को दोहराता है, लेकिन यहाँ पर इतिहास ने नहीं दोहराया बल्कि इतिहास में बदलाव हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये रहा है अब तक की राजनीति में कि सरकारें बदलती हैं 5 सालों के बाद में, एंटी इनकम्बेंसी काम करती है और जितना बहुमत से आती हैं उतने सीएम रिपीट नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है, जैसे संजय जी ने एक बहुत बड़ी बातें कही कि विपक्ष कई बार ये होता है कि सत्ता पक्ष को या दूसरे दल को इतने ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि उस दौरान वो अपनी खूबियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते। क्या इसका नुकसान विपक्ष को हुआ है? क्या ये समझे हम उत्तर प्रदेश में? मेरा ये मानना है कि ये पूरा चुनाव जो है विपक्ष ने सही मुद्दा नहीं पकड़ा और वो ही समझ नहीं पाया कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है। पहले तो उसने सबसे पहले विपक्ष ने व्यक्तिगत वार किया और ये कहा बाबा जी को लेकर के कि उनके रहन सहन को लेकर के
कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ सब चीज़ धुआं ही धुआं कर देंगे, मैं सबसे पहले वहाँ के धुएं को साफ कराऊंगा। और यहीं से कहानी शुरू हुई और व्यक्तिगत वार जो है बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ और कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने अखिलेश जी पर बीजेपी के नेता ने वार नहीं किया। और बीजेपी एक संगठित टीम है पूरी, और ये अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। अगर ध्यान से देखा जाए तो अखिलेश यादव अकेले पड़े और उनके साथ में जयंत जी जरूर थे, लेकिन उनके पिताजी मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह के बीच कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। यद्यपि मुलायम सिंह जी चौधरी चरण सिंह के बहुत निकटतम शिष्यों में से रहे, लेकिन बाद में सत्ता पाने की होड़ में वो दोनों अलग अलग हो गए थे। और ये ऐसा मौका था कि जयंत ने भी जो चयन किया अखिलेश जी का, तो वो बहुत सोचना चाहिए था कि वो जो कर रहे हैं वो आगे उनको कितने हद तक वो फायदा पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात है डेमोग्राफी की, जो हमको समझ में आता है डेमोग्राफी, जैसे बुंदेलखंड और ऐसे तमाम जिले हैं जहां पानी की समस्या है। गोरखपुर में भी पानी की समस्या है, लखनऊ में भी पानी की समस्या है, लखीमपुर खीरी में भी पानी की समस्या है। तो ये और यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी जगह जो पानी की समस्या है, तो पहले क्या होता था, रीजन होता था वेस्टर्न रीजन, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, बुंदेलखंड, अवध। इस तरीके से जो चुनाव होते थे सबके पैटर्न अलग अलग होते थे। इस बार ऐसा हुआ है एकदम कि पैटर्न सबका एक जैसा रहा। किसानों का मुद्दा कहीं बीच में जैसा आना चाहिए था वो आ नहीं पाया, और जो रिजल्ट पश्चिम के रहे वही रिजल्ट पूरब के भी रहे, वही अवध के भी रहे, वही बुंदेलखंड के भी रहे। तो कहने का आशय यही है कि ये डेमोग्राफी को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक जैसे रिजल्ट आने का कोई मतलब रहा होगा। उसका मतलब ये निकलता है, तो मेरी समझ से, कि मोदी जी ने पिछले 2-3 सालों में जब कोरोना का काल था उस दौरान जो काम किया, उस दौरान जो पब्लिक के हित में जो मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि देना, और जो शौचालय जी की उसकी स्कीम चल रही थी गरीबों दलितों के लिए, तो सभी वर्ग को उन्होंने एक समेटा और पूरे देश के अंदर, कोई यूपी अकेले नहीं, पूरे देश के अंदर उन्होंने एक लाभार्थियों का वोट बैंक बना दिया। और वो इतना सॉलिड वोट बैंक बना जिसकी कोई विपक्ष के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये बात मैं 4 दिन पहले भी मैंने कही थी, कल भी मैंने कही और आज भी कह रहा हूँ मैं कि वो इसमें ज्योति एक चीज और जोड़ना चाहिए कि अखिलेश जो अकेले पड़े, जैसा विजय जी कह रहे थे ना, अखिलेश अकेले पड़े, निश्चित रूप से अखिलेश अकेले पड़े। उनके पास बड़े बड़े दिग्गज थे उनके सामने, अमित शाह जैसे चाणक्य जो कहलाते वो मौजूद थे, मोदी थे, और भी लोग थे, योगी खुद बहुत अच्छा चेहरा था यूपी के अंदर। तो तमाम ऐसी चीजें थी जो अखिलेश को पीछे करती थी, और वही नतीजा हमें इसीलिए यूपी में देखने को मिला है। ज्योति, दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में बने हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, जैसा कि संजय जी ने भी कहा और आपने सुना विजय दीक्षित को भी, कि यहाँ पर पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, ये सारी चीजें हटकर एक उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनता थी वो एकजुट होकर, क्योंकि नतीजे सब जगह एक जैसे आ रहे हैं, जैसा कि विजय दीक्षित जी ने भी बताया। तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी ये जानती थी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमको लोकसभा चुनाव की तरफ भी जाना है, और मालूम है कि ये जो चुनाव के नतीजे होंगे वो पार्टी का मनोबल बढ़ाएंगे या फिर विपक्ष का मनोबल गिराएंगे। उस लिहाज से उन्होंने जो मेहनत की उसमें वो सफल रहे कहीं ना कहीं, ये एक संदेश जाता है। भारतीय जनता पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में अति विश्वास में होती तो शायद धोखा खा जाती जी। उसने बेहद सतर्कता से, क्योंकि जो जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश की रही है और उस राजनीति को समझते हुए उन्होंने सारे नेताओं ने मिलकर एक लक्ष्य बनाकर काम किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो पूरी दिशा है वो बदल कर रख दी।
अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो बहुत ज्यादा उसका कोई अस्तित्व वहां बचा नहीं था, लेकिन इस चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी लगता है कि पूरे देश में वो कहीं अप्रासंगिक नहीं हो जाए। यदि वो उत्तर प्रदेश में ही उसकी चर्चा नहीं हो रही है तो वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक करिश्मा तो किया ही है, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश के नतीजे हैं, आप ये देखेंगे बसपा का जिस तरह से पराभव हो रहा है उसके हिसाब से अब कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सर्व स्वीकार्यता हर जाति धर्म वर्ग में इन चुनावों में दिखाई दी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है जो आगे 2024 का और आने वाले कई दशकों की राजनीति की दिशा उसने आज तय कर दी है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में अभी तक हमने देखा ना, अलग अलग रंग की सरकार थी, केंद्र में कोई सरकार होती थी, राज्य में कुछ होता था, तो उत्तर प्रदेश का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पहले भी बहुत से उत्तर प्रदेश के रहे, लेकिन उतना लाभ मिला नहीं, क्योंकि एक दो चेहरे जब मिले उत्तर प्रदेश में योगी जी का और मोदी जी का, तो वहां उत्तर प्रदेश के लोगों ने महसूस किया कि वहां स्थितियां विकास की बेहतर हो सकती हैं, और ये पॉजिटिव वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि नेगेटिव कैंपेन तो था ही, समाजवादी पार्टी का नेगेटिव कैंपेन था, कांग्रेस पार्टी का था, लगातार हम बहुत सारी चीजों को देख रहे थे। तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बहुत सारे संदेश दिए हैं और अपने कार्यकर्ता का मनोबल तो बढ़ाया ही है, साथ ही जो विरोधी दल है उनको भी जो है मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्हें भी कमजोर कर दिया है। संजय जी, देखिए जो मैं तो ये समझता हूँ कि गुप्ता जी ने बहुत ठीक कहा कि ये जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की, पूरे सब लोगों ने मिल के, बीजेपी की एक खूबी है वहाँ व्यक्ति नहीं दल महत्वपूर्ण होता है, वो कहते भी हैं व्यक्ति से ऊपर दल है करके, और वो एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, दल की तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे नतीजे दिखते हैं। देखिए हमें कांग्रेस में कहीं से नहीं दिखा कि कोई दल काम कर रहा है। एक प्रियंका गांधी अकेले घूमती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कैंपेन किया, नारा दिया, पोस्टर छपवाया, जिस लड़की को पोस्टर छपवाया वो लड़की अगले दिन बीजेपी में चले गई। कांग्रेस ने जिसको अपने पार्टी में महिला मोर्चा का नेता बनाया वो लड़की बीजेपी में चली गई। तो ये जो चीज़ थी कांग्रेस के साथ, ये इसी का नतीजा था। कांग्रेस ने कहा कि वो 40% सीटें महिलाओं को दे देंगे, दे भी दिया, लेकिन कौन लोग थे वो? पार्टी के लिए जो लोग 15 साल 20 साल 10 साल से काम कर रहे हैं उनको टिकट देने के बजाय आप एक अचानक कहीं से ले आए और उनको टिकट दे दिया। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पे कुछ इनका प्रभुत्व है, सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स हैं, ये चुनाव जीतेंगे? तो देखिए फॉलोअर्स से कोई चुनाव नहीं जीतता, ये सब साबित हो गया है। चुनाव जीता जाता है एक अच्छी खासी रणनीति से, जमीन पे काम करने से, लोगों से संपर्क बनाने से। हाँ ठीक है, कभी हवा में एक आध आंधी चले तो निकल जाते हैं लोग, वो अलग है, लेकिन जब ऐसी कोई बड़ी आंधी नहीं है आपके पक्ष में। संजय जी, आंधी से आपका जिक्र किए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, जिस समय पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जिस समय योगी वहां से मुख्यमंत्री बने, उस समय पूरे देश में ये कहा जा रहा था कि भाई मोदी की लहर है इसलिए यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी अगर जनता 260 से ऊपर ज्यादा रुझान दे रही है, सरकार बना रही है, इसका क्या मतलब ये समझा जाए कि जनता जो है काम देखती है, उसके बाद तमाम पैरामीटर जो होते हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं? क्या ये समझा जाए ये भी एक नई लाइन खींच रही है जनता कि काम करोगे तभी वोट मिलेगा? निश्चित रूप से ये तो लाइन अब तो ये लाइन तय हो रही है। अब इस देश में बातों से नहीं काम से वोट मिलने वाले हैं, ये भी तय हो गया। और सभी दलों को ये समझना पड़ेगा कि बात करके, आरोप लगा के, झूठ बोल के, कुछ भी करके, बांटने का वायदा करके, बहुत सारी चीजें बांटने का वायदा यहाँ पे कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बांटने से कोई वोट मिल गया हो ऐसा नहीं दिख रहा है, वोट दिख रहा है काम से। दूसरा, आपने कहा कि मोदी, ठीक है 2017 में मोदी की आंधी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में एक बढ़िया माहौल था, तो जो भी चुनाव लड़ा सब जीत गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जीत गए लेकिन अभी हार गए, तो वो सब चीजें होती हैं। तो लेकिन इस बार भी मोदी का चेहरा दिखा है। आप याद करें जब यूपी के चुनाव को लेकर जो माहौल बना था, शुरू में जो माहौल जिस तरह का दिख रहा था, खास करके पहले चरण के चुनाव के पहले तक, और जिस तरह की खबरें आ रही थी, जो लोग जो है अनुमान लगा रहे थे टीवी पे और अखबारों में, जिस तरह के माहौल की बात हो रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी
सच में कोई टक्कर देने वाली है। हालांकि तब भी हम तो ये शक करते थे, क्योंकि अखिलेश अकेले क्या कर लेंगे जब बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ राजनीति के खिलाड़ी मौजूद हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया बीजेपी वालों ने। लेकिन माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई थी कि अखिलेश कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं, ठीक है, अभी किया है उन्होंने, लेकिन मोदी उतार दिए गए जब मैदान में। मोदी ने वर्चुअल रैली के बाद जब स्वयं जब रैली शुरू की, तब हमने देखा कि माहौल किस कदर बदल गया है। तो योगी का जादू तो था, योगी का जो कड़कपन है ना, वो तो काम किया, लोगों ने पसंद किया है उसको, लेकिन मोदी का जादू भी चला है, ये मानना पड़ेगा। जो बिल्कुल विजय दीक्षित जी, आपसे हम जानना चाहें, क्योंकि दशा और दिशा की तलाश हम इस डिबेट के जरिए कर रहे हैं। यूपी की राजनीति की बात करें, इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पर अलग अलग समीकरण अलग अलग जगहों के लिए है। कहीं पर धर्म से जुड़ी बातें हैं, कहीं पर वर्ग विशेष की बातें हैं, जाति की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर लेकर वोट दिए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब ऐसे नतीजे रिपीट होते हैं और ऐसे एक वाकिस बहुमत की तरफ पार्टी जाती है, तो क्या समझा जाए कि जनता किसी के ऊपर विश्वास करती है तो तमाम समीकरण जो है वो किनारे हो जाते हैं। ये भी एक नया पैरामीटर देखने को मिल रहा है अगर दोबारा बीजेपी यहाँ पर बन रही है। मेरा अपना मानना यह है कि कानून व्यवस्था जो अखिलेश जी के राज में जो गड़बड़ मानी जाती थी, वो एक मुद्दा बना, और जो ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो अखिलेश जी और उसके पहले की सरकार जो भरोसा करती थी, इस बार योगी जी ने उतना भरोसा नहीं किया। और उसका एक कारण ये रहा तभी कि उन्होंने 2 IPS अफसरों को टिकट दिया और पुलिस पे ज्यादा भरोसा किया। 4 पुलिस कमिश्नर बनाए, मतलब 5 जिले के डीएम को के पावर काफी हद तक सीमित कर दिया। विजय जी, चर्चा हम करेंगे क्योंकि प्रतिक्रिया भी आ रही है, ये भी देखते चलें कि कौन क्या कह रहा है। हमने पार्टी चूज करके आगे बढ़ने का काम किया है। हर एक कार्यकर्ता ने बहुत खून पसीना बहाया है अपना, और हम आगे भी सेवा का काम करते रहेंगे। बहुत टाइम मिला जब आप जब से लगातार मेहनत करेंगे, लेकिन अब क्या आप इसके बाद नेताजी से आशीर्वाद लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी से आशीर्वाद लूंगी मैं, और मैं उनको भी यही बस कहूँगी कि भाई हमारी जीत हुई है, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। नेताजी ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, मन से दिया है, हृदय से दिया है, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने ससुर जी का कि उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है बढ़ने का। थैंक यू। बिल्कुल विजय जी, हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोले। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बोलिए विजय जी, सुन पा रहे हैं हम। तो मेरा ये कहना ये है कि विकास के नाम पे तो वोट पड़ा ही है। हाँ, मैं कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, विकास के नाम पे वोट तो पड़ा ही है, और ये जो वोट बैंक बनाया है, इसका असर आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड जैसा राज्य जहां उम्मीद लोग कर रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है, हरीश रावत सवेरे सवेरे आज कह रहे थे कि सियासत का जो बैठने का काम जो है कांग्रेस तय करेगी, लेकिन वो ये उम्मीद कर रहे थे कि सियासत पे वही बैठेंगे, तो खुद चुनाव हार गए। ये बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसी हुई हैं, जैसे जिन लोगों ने बीजेपी से विद्रोह किया, जी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विद्रोह किया और रामचल राजभर ने विद्रोह किया, कई ऐसे मिनिस्टर जिन लोगों ने विद्रोह किया, वो सबको पब्लिक ने पहचान लिया और उनको जीतने नहीं दिया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मंत्री काम नहीं कर रहे थे, ऐसे सतीश चंद्र द्विवेदी जैसे मंत्री, तो वो चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, और यही मैंने जब संजय जी से बात की तो उस समय मैंने यही कहा कि अब जनता जो है वो देख रही है कि जो काम कर रहा है उसको हमें लाना है, फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी दिशाएं तय कर रहे हैं ये नतीजे। रुझान जो है नतीजे में बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये अपने आप में आने वाले चुनाव के लिए कई दशा और दिशा
तय कर रहे हैं। मतदाताओं का मूड क्या होता है, किस तरीके से वो वोट डालने निकलते हैं, क्या घोषणा पत्र का उन पे कोई असर होता है, क्या वादों की कोई कटार उन पर चलती है, ये तमाम जो पैरामीटर हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। इससे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में विजय दीक्षित बने हुए हैं, ब्यूरो हेड है लखनऊ के, दिनेश गुप्ता जी हैं और संजय शर्मा हैं। दिनेश जी, आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहें कि अगर हम उत्तर प्रदेश को अभी थोड़ा सा किनारे करें, अगर हम पंजाब चलें, पंजाब देखिए, पंजाब में किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पीएम जब गए तो सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत सारी बात निकली, वहां पर अंतरकलह पार्टियों के बीच में देखी, बड़े बड़े नेताओं का अलग होता देखा गया। और इन सब चीजों के बीच क्या जनता अपने लिए कोई नया विकल्प ढूंढ रही थी, या आप उनको विकल्प के तौर पर दिख गया इसलिए वो चुन ली? क्या ये संदेश दी पंजाब की राजनीति में? कुछ नया ही बदलाव देखने को मिला हमें। उत्तर प्रदेश में भी किसानों का मुद्दा था और पंजाब में भी किसान बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहे हैं जी। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के पास पंजाब जैसा महत्वपूर्ण राज्य था और जिस तरह से वो कुछ ही महीनों में उसकी जो अंदरूनी राजनीति का शिकार हुआ, वो निश्चित तौर पर उसे एक सबक तो देकर गया ही है। लेकिन ये एक जो चुनाव परिणाम आए उससे ये संकेत स्पष्ट है कि जनता विकल्प की तलाश में हमेशा रहती है। सालों तक पंजाब ने अकाली दल और कांग्रेस पार्टी को वोट किया, लेकिन कुछ ना कुछ कमी वहां जो है लोगों ने महसूस की। आप पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों को याद करिए तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। इस उम्मीद को पर जो जिस तरह के हालात थे, कांग्रेस पार्टी ने उस पर सबक नहीं सीखा था कि चुनाव परिणाम ऐसे हैं तो हमारा लीडर कैसा हो। वो जिन दलित वोटों के सहारे चुनाव जीतना चाहते थे वो कार्ड वहां चला नहीं। और जिस तरह से सिद्धू ने हिट विकेट किया पूरी पार्टी को, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अभी पूरी तरह से राजनीतिक मामलों में परिपक्व नहीं है, अन्यथा वो स्थितियों को भांपता और पंजाब में एक विकल्प और ना उत्पन्न होने देता। जो स्थितियां हैं ये पंजाब ही नहीं, अब आने वाले सालों में हमको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हाशिए पे पूरी तरह से सिमटती हुई दिखाई देगी। संजय जी, काफी अहम बात उन्होंने की और यहाँ पर हम चूंकि नतीजों के भी पीछे के मायने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर विकल्प की बात यहाँ पर पंजाब में निकलकर सामने आई है तो अब चुनाव से ठीक पहले कम से कम पार्टी को ये ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि आपकी अगर अंदरूनी कलह है, अगर आप कोई बदलाव चाह रहे हैं तो कम से कम वो जनता के बीच में ना जाए। अगर जनता के बीच में जाता है तो जनता का विश्वास टूटता है और फिर वो मूव करती है एक साथ दूसरे की तरफ। देखो ज्योति, इसमें जो है ना, जो गुप्ता जी ने कही वो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो बात कही वो ये है कि देखिए, जब चुनाव आ रहे थे कांग्रेस ऐसे ही वहां पर ढीली ढाली स्थिति में थी। कांग्रेस को पता था कि वो कोई बहुत चमत्कार नहीं कर पाएगी पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब की जनता आज से नहीं 2017 से विकल्प की तलाश कर रही थी। नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ चली गई, क्योंकि अकालियों के साथ जाने के बजाय कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा ठीक समझा उन्होंने, क्योंकि अकालियों से वहां के लोग बहुत नाराज थे और अकालियों ने जिस तरह से हर जगह कब्जा कर रखा था। कहते हैं कि मैं उस समय पंजाब में था तो वहाँ लोग कहते थे कि सारे बिजनेस पे अकाली काबिज हो गए हैं और आम लोगों को कुछ लाभ लेने से रोकते हैं, बल्कि खुद अकाली सब कुछ अकेले पाना चाहते हैं। तो जनता तो तलाश में थी। उस समय बीजेपी कोई इस तरह से आई नहीं थी सामने, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। तो ठीक है कि कांग्रेस को ही लोगों ने विकल्प माना अकालियों का, लेकिन आम आदमी पार्टी इतने दिनों में आ गई तो अब जनता को साफ समझ में आ रहा था कि उनके पास एक विकल्प है। जनता मूड बना रही थी। कांग्रेस को पता था कि पंजाब की जनता किस तरह से अगर विकल्प मिली तो चले जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने वहां दांव खेला। अब देखिए, उत्तराखंड में धामी को इन्होंने बीजेपी वालों ने सीएम बनाया चुनाव के कुछ समय पहले, नतीजे अच्छे आए तो ठीक है। तो कांग्रेस को भी लगा कि शायद हम सीएम बदल देंगे तो हम कुछ ज्यादा चमत्कार कर देंगे, दलित को ले आएंगे। कांग्रेस की राजनीति इसी तरह से जाति आधारित पहले भी वो राजनीति करते रहे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इससे कुछ बढ़िया मिल जाएगा, हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं चला। तो देखिए, फार्मूला एक ही था, उत्तराखंड में चल गया, यहां नहीं चला। तो इसके लिए भी जैसा गुप्ता जी ने कहा कि आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स को, खाली ये हाईकमान को ये चीज समझ में नहीं आई थी। संजय जी, हर जगह की क्या अपनी अलग एक राजनीति है। जैसे उत्तराखंड की आप बात करिए, उत्तराखंड में 4 धाम 4 काम,
ये बड़ा फेमस रहा, और क्या इसका असर लोगों पर हुआ कि चार धाम जो है अगर अच्छा होता है तो पर्यटन या रोजगार के मौके मिलेंगे, चार काम का जो टारगेट था वो बहुत टची था, क्या ये लोगों को बहुत प्रभावित किया? निश्चित रूप से देखिए, आप उत्तराखंड में आप जाएं, चार धाम की जो बात कही मोदी ने, चार धाम के लिए जो सड़कें बना के दी हैं लोगों को, बहुत अच्छा काम हुआ है वो। क्योंकि इसके पहले लोगों को जाना पड़ता था, बहुत रिस्की, बहुत दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी। खुद वहां के रहने वाले लोग जो उत्तराखंड के निवासी है, ठीक है कि पूरे भारत से लोग जाते थे वहां पे दर्शन करने, वो श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें होती थी वो सब तो ठीक है, लेकिन जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं उनको खुद एक गांव से दूसरे गांव आना जाना हो तो सड़कें नहीं थी, दिक्कतें थी, तमाम असुविधाओं के बीच वो जीवन चला रहे थे किसी तरह। लेकिन इन्होंने सड़क बना के दी उनको। ठीक है कि हमारे बॉर्डर पे जाती है वो सड़कें, ये ठीक है कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक पहुंच जाएं, हमारे हथियार पहुंच जाएं, हमारी ट्रकें पहुंच जाएं, ये दलील दे के सरकार ने बनाया। पर बनाया तो क्या खाली ये सेना के उपयोग के लिए नहीं, आम आदमी को भी इसके लिए इसका लाभ मिल रहा है। और पूरे देश से लोग जब जा रहे हैं बनारस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जब जाते हैं तो वो सड़कों को देखते हैं। देखिए, पहाड़ के ऊपर अगर आपको 4 लेन सड़क मिल जाए, अच्छी सड़क, चौड़ी सड़क मिल जाए, आपको ये डर ना लगे कि आपकी बस अब खाई में गिरी कि तब खाई में गिरी, तो निश्चित रूप से लोग खुश हुए हैं। और ये सब काम 2014 के बाद ही हुए हैं। बिल्कुल संजय जी, और ये कहीं ना कहीं संदेश जाता है। आप कितने भी घोषणा पत्र में वादे कर लें, कितने भी आने वाले समय में मुफ्त में देने की बातें कर ले, लेकिन वो प्रभावी नहीं करती मतदाता को, ये इस चुनाव में दिखा है। दिनेश जी, जैसा कि संजय जी भी ने कहा और विजय जी ने भी एक बात कही, वो ये कि अब जो मतदाता है वो जागरूक हो रहा है, उसको जाति आधारित वोट बैंक के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो शायद आने वाले चुनाव में अब वो भी पत्ता इनके हाथ से निकलता दिख रहा है। अब केवल काम दिख रहा है या अब सरकार ने पिछले क्या किया है वो दिख रहा है, इस पर वो वोट करेगा। आपको लगता है कि ये भी एक नई दिशा मतदाताओं ने दे दी है पार्टी को? बिल्कुल, जो है वोटर को एक दिशा तो दी है। देखिए, इतनी ज्यादा महंगाई थी, जो उस महंगाई के कारण ये लग रहा था कि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का असर यदि होगा तो उत्तर प्रदेश पर ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद अहम थे और वहां के नतीजों ने ये बता दिया, यदि आप सकारात्मक राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वोटर आपको रिपीट करने में देर नहीं करता। आप उत्तराखंड की जैसी संजय जी बात कर रहे थे कि वो वहां ये अप्रोच का फर्क है। कांग्रेस पार्टी का अप्रोच ये था कि जो टूरिस्ट है वो हमें वोट नहीं देता उत्तराखंड में, वहां लोकल लोग वोट देते हैं, तो वो उस तरह का अप्रोच था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति और विकास को देखने का तरीका उन्होंने बदला है, चीजों को आम आदमी। दिनेश जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि नतीजे तब्दील हो रहे हैं, रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से 1,02,000 वोटों से जीते हैं। एक बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर बताता है ये बात साफ तौर पर कि वहां की जो जनता है उन्होंने विश्वास दिखाया है। क्योंकि अगर अंतर कम होता है तो ये समझा जाता है कि क्या कुछ इसमें बदलाव हो, लेकिन 1,02,000 वोट है जिसके अंतर से योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यहाँ पर जीत दर्ज की है और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ की जनता ने लोगों को दिया है। और ये शायद सबसे ज्यादा वोट होगा, ऐसा लगता है ये जी यूपी इलेक्शन में अंतर। दिनेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, कंटिन्यू। तो जो उत्तराखंड की जो स्थिति बात कर रहे थे कि बिल्कुल वहां जो पहाड़ी और मैदानी इलाकों की जो राजनीति थी उसका जो जिस तरह का भेदभाव होता था, लेकिन पिछले जो है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए, भले ही उसने 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन ये जो है ये इससे ये नहीं हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में गई। आप देखिए कि धामी जी का आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभ परिणाम के तौर पर ही सामने आया है। और जिस तरह के कार्य वहां हुए, लोगों का जो पलायन होता था उत्तराखंड से तो रोजगार के लिए, वो भी पिछले कुछ सालों में, पिछले 1-2 सालों में हमने देखा कि रुका, वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये जो चीज होती है तो वोटर को लगता है कि हम जिसे सालों से चुनते आ रहे थे वो उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाई है। जो सरकार अभी आई है उसने हमें जो है विकास का एक नया आयाम दिखाया है, तो उन्होंने एक भरोसा भी दिखाया है और ये भरोसा बहुत चुनौती के तौर पर हम देखेंगे ना राजनीतिक दलों के सामने खड़ी होगी। संजय जी, पहले ये है कि आप वादा करते हैं
5 साल के लिए सत्ता में आते हैं और उसके बाद आप काम करके फिर आप जनता के बीच में वोट के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो मतदाता है वो जागरूक है, क्योंकि उसको मालूम है कि 5 साल का ये समय, अगर आधा समय वो इसी में निकाल देंगे कि हम जाते समय ये पूरा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मतदाता बड़ा जागरूक हो चुका है। आप उसको बहला नहीं सकते दोबारा कि दोबारा हम सत्ता में आएंगे तो शायद ये करेंगे। ये भी अब एक नया माइलस्टोन तय करेगा राजनीति में। देखिए ज्योति, आपने एक अच्छी बात कही कि जाते समय करेंगे, ये नहीं चलता। 5 साल करिए, 5 साल करने के बाद आप पूरा ओवरऑल परिणाम लेके आइए कि हमने ये करके दिखाया, उसके बाद जनता इसको आगे बढ़ाती है। देखिए विजय दीक्षित जी हमारे जो अभी लखनऊ से हैं, वो एक चीज कह रहे थे, बहुत मार्के की बात उन्होंने कही थी कि सभी तरफ ये बात चली है। ऐसा नहीं चलता कि अब पूर्वांचल अलग हो गया, पश्चिम में अलग कुछ मुद्दा हो गया, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सब जगह एक ही तरह के मुद्दे थे और सब जगह लगभग एक ही जैसे परिणाम है। तो इसको क्या समझा जाए? ये साफ है कि जनता अब आपके कहे पे नहीं, काम पे भरोसा करती है। आप बताइए कि आपने क्या किया, और जब आपने कुछ किया है तो जरूर आपको वोट मिलेगा। और अभी तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। एक समय था जब झूठ बोल के इधर उधर की बातें करके राजनीतिक दल लोगों को कह लो गुमराह कर लिया करते थे। नेता भी झूठ मूठ बयान देते रहते हैं टीवी पे। लेकिन अब ये सोशल मीडिया है, मोबाइल पे लोग देख लेते हैं कि कौन क्या बोला है। टीवी पे आप कुछ भी बोलते रहिए, यहाँ सोशल मीडिया वाले असली आपकी पोल खोल देते हैं। तो ये अब झूठबाजी अब ज्यादा नहीं चल सकती। आने वाले चुनाव में ये और कठिन हो जाएगा, तो अब काम करके ही दिखाना पड़ेगा, और जो काम करेगा वो वोट लेके जाएगा। ये तो साफ दिख रहा है। और यूपी में जैसा कि दीक्षित जी ने बताया, यही दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दिनेश जी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं और अलग अलग उम्मीदवारों से डिमांड होती है। अगर गोवा का जिक्र कर लें, अब तक ये समझा जा रहा था, गोवा को ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया, तमाम रणनीति या गणित लगा लिया। लेकिन इस बार जो रुझान आया है उसको देखकर तो फिर यही हो रहा है कि वहां की भी जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया है। बिल्कुल, देखिए रणनीति क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप यदि चुनाव के वक्त ही यदि हम जो है मैदान में आएंगे तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये कई बार सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। बिल्कुल। जो पिछले जिस तरह के चुनाव परिणाम आए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, गोवा जो है इसीलिए वहां महत्वपूर्ण था, उसने 5 साल मेहनत की वहां। बिल्कुल संजय जी, बहुत अहम बात दिनेश जी ने कही है कि अब वो समय गया कि 20 क्वेश्चंस के पेपर रात में पढ़िए और दोबारा जाकर आप परीक्षा में पास हो जाइए। अब ऐसा राजनीति में चलने वाला है नहीं, आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी के लिए उन्होंने कहा, बीजेपी बूथ स्तर तक जाती है, एक एक पन्ना, जैसा कि आपने भी कई बार मुझे बताया कि एक एक व्यक्ति पे वो नजर रखती है कि आखिर क्या उसकी मनोदशा है, और उसी का ये फिर परिणाम आता है। तो मुझे लगता है ये दूसरी पार्टियों को भी प्रेरित करेगा कि वो भी ऐसे संगठित हों। देखिए ज्योति, बीजेपी से सीखने के लिए तो बहुत कुछ था, काफ़ी समय से था। आज ही नहीं, पहले भी ये बीजेपी ये चीज़ करती रही है। कभी कभी कांग्रेस ने कोशिश की कि उसको सीखे, उसको अपनाए, और अपना भी रहे वो लोग। लेकिन अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। रह गया सवाल गोवा का। देखिए गोवा में जो पिछली बार हुआ था, जिस तरह की चीज़ें सामने आई थी, जिस तरह के नतीजे आए थे, बीजेपी ने उससे समझ लिया था कि अगर ये परिणाम नहीं चाहिए तो फिर हमें थोड़ा कुछ करके देना पड़ेगा। और उन्होंने लगातार कुछ ऐसा जमीन पे काम किया, जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि लोगों का विश्वास हासिल हो। और गोवा जैसे कठिन राज्य में, जो बीजेपी के लिए कठिन था ना, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने, देखिए अब आज लगभग ऐसा लग रहा है कि शाम होते होते वो बहुमत के बिल्कुल आसपास आ जाएंगे। 19-20 सीट के आसपास तो पहुंच ही गए। 21-22 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस देखिए कहाँ चली गई, कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है वहां पे भी। आप ये भी देखिए कि मनोहर पर्रिकर जी के बेटे ने वहां पर विद्रोह करके चुनाव लड़ा बीजेपी से और हार गए। मतलब साफ है, ऐसा नहीं है कि जनता आप कुछ हो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी के कुछ हो, या ठीक है पर्रिकर जी का वहां बहुत सम्मान है, लेकिन इसके बावजूद वो हार गए। उसके बेटे, उनके बेटे को हार मिली। तो साफ है जनता खाली बातों से या आपके ऊपर आप किसके बेटे हो और कहां से आए हो इससे अब प्रभावित नहीं होती। वो समय गया
कि इसका बेटा है तो इसको वोट दे दो। कुल मिलाकर अब आपको संजय जमीन जी, पे काम करना जितनी होगा। बातें आपने की, जितनी बातें विजय जी ने बताई और दिनेश जी जितनी बातें आपने बताई, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले चुनाव में अब बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। उम्मीदवारों के ऊपर ध्यान देना होगा, मुद्दों पर ध्यान देना होगा, क्या वादे क्या काम आपने पिछली बार किया है ये भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का कलह किस तरीके से जनता के बीच जा रहा है उसको भी जनता देखती है, इसलिए जनता को समझना, जनता की नब्ज को टटोलना पार्टियों के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, और दिनेश जी आपका भी, संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।